जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी के डिमांड पर आज टीचिंग एप्टीट्यूड की दूसरी क्लास है। आप लोग अंत तक पूरे धैर्य के साथ बने रहिएगा। साथियों, यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चंस को ही कवर किए गए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर दोस्तों कुछ प्रश्नों को जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं उनको शामिल किया गया है और कुछ नए प्रश्नों को यहाँ पर कवर किया गया है। आप लोग अंत तक पूरे धैर्य के साथ बने रहिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। अगर आप लोग पेशेंस के साथ बने रहेंगे तब ये क्लास जो है और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगी। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ बने रहिएगा और अंत में अपना नाम स्कोर आप लोग जरूर बताइएगा। आइए शुरुआत करते हैं और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। सभी साथी आंसर करें। एक प्रभावी शिक्षक की सबसे प्रमुख विशेषता क्या होती है? सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। कठोर अनुशासन, उच्च योग्यता, संप्रेषण कौशल, परीक्षा में अच्छे परिणाम। दोस्तों याद रखिएगा, एक प्रभावी शिक्षक की जो प्रमुख विशेषता होती है संप्रेषण कौशल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। साथियों, संप्रेषण कौशल का अर्थ होता है कि कोई भी शिक्षक अपने छात्रों को किसी भी बात को सरल ढंग से समझा दे। यही जो है आपका संप्रेषण कौशल होता है। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं और आपको जो है कुछ छात्रों को कोई टॉपिक समझाना है। जितनी अच्छी तरीके से आप लोग उस टॉपिक को छात्रों को समझा सकते हैं सरल ढंग से, जिससे उस छात्र को जो है कंठस्थ हो जाए चीज़ें, उसी को दोस्तों आप कहोगे सर संप्रेषण कौशल होता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखो, अधिगम का सर्वाधिक प्रभावशाली तरीका क्या होता है? बताएं। चलिएगा, अधिगम का अर्थ दोस्तों क्या होता है? आप कह सकते हो सर लर्निंग, या जिसे आप कहते हो सीखना। ठीक है, बताएं अधिगम का सर्वाधिक प्रभावशाली तरीका क्या होता है? चलिएगा, व्याख्यान, रटंत अधिगम, व्यवहारिक अनुभव, पाठ्य पुस्तक अध्ययन। जवाब देने का प्रयास करें सब लोग। सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें। चलिएगा, अधिगम का सर्वाधिक प्रभावशाली तरीका कौन सा होता है? साथियों याद रखें, अधिगम का जो सर्वाधिक प्रभावशाली तरीका है वो है आपका व्यवहारिक अनुभव। यानी सीखने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो है आपका व्यवहारिक अनुभव। व्यवहारिक अनुभव का तात्पर्य दोस्तों ये है कि जब कोई छात्र जो है स्वयं किसी कार्य को करके अनुभव प्राप्त करके सीखता है तब वो चीज़ें उसे ज़्यादा समय तक याद रहती हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी जब आप किसी भी चीज़ को खुद करके सीखते हैं वो चीज़ें जो है आपको ज़्यादा टाइम तक, ज़्यादा समय तक कंठस्थ रहती हैं और अच्छे तरीके से। ठीक है, यही होता है आपका अधिगम का सर्वाधिक प्रभावशाली तरीका, सीखने का सर्वाधिक प्रभावशाली तरीका। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर तीसरा देखें, एक शिक्षक को जो है छात्रों में क्या बढ़ावा देना चाहिए? प्रतियोगिता, अनुकरण, रचनात्मक, डर। सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। चलिएगा, प्रयास करिएगा, एक शिक्षक को जो है छात्रों में क्या बढ़ावा देना चाहिए? सभी साथी यहां पर आंसर देने का प्रयास करें सवाल नंबर तीसरे का। चलिए, एक शिक्षक को छात्रों में क्या बढ़ावा देना चाहिए? आप कहोगे सर रचनात्मकता। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों, एक शिक्षक को जो है छात्रों की सोचने और प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति को जो है प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखो, यदि कोई छात्र कक्षा में लगातार ध्यान नहीं दे रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? बताएं। उसे दंड देना चाहिए, उसके अभिभावकों को बुलाना चाहिए, उसे अलग बेंच पर बैठाना चाहिए, उसके व्यवहार के कारण जानने की कोशिश करना चाहिए। सभी का आंसर आना चाहिए। चलो भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलो। आपकी बेहतरीन डिमांड पर यह क्लास आपको प्रोवाइड करी जा रही है। चलिए भाई, यदि कोई छात्र जो है कक्षा में लगातार ध्यान नहीं दे रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे दोस्तों उसके व्यवहार के कारण को जानने की कोशिश करनी चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, डी ऑप्शन वाले दोस्त बिल्कुल करेक्ट हैं। अगला सवाल देखो, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रारूपात्मक यानी फॉर्मेटिव प्रकार है? बताएं। वार्षिक परीक्षा, मासिक टेस्ट, सत्रांत परीक्षा, बोर्ड परीक्षा। बताएं। सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। चलिए, सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रारूपात्मक यानी फॉर्मेटिव प्रकार है?
आप कहोगे सर मासिक टेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी जब मासिक टेस्ट होता है तो दोस्तों पता चलता है कि छात्रों को कहाँ पर कठिनाइयाँ आ रही हैं, किस चीज़ को समझने के लिए उनको समस्या उत्पन्न हो रही है। ठीक है भाई, आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 6 देखते हैं। एक अच्छा शिक्षक अपने छात्रों से कैसा व्यवहार करता है, बताएं। चलिए, एक अच्छा शिक्षक जो है अपने छात्रों से कैसा व्यवहार करता है, सभी दोस्त आंसर देने का यहाँ पर प्रयास करें। चलिए भाई, साथियों आप कहेंगे जो है आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, मित्रवत व्यवहार करता है। ठीक है, यानी एक शिक्षक को जो है छात्रों से मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। साथियों, मित्रवत व्यवहार से जो है शिक्षक और छात्र के बीच विश्वास का वातावरण जो है बनता है। ठीक है भाई, जिससे छात्र अपने विचार और समस्याएं खुलकर साझा करते हैं। ठीक है, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है। प्रभावशाली शिक्षण का केंद्र क्या होना चाहिए, बताएं। चलिए, प्रभावशाली शिक्षण का केंद्र क्या होना चाहिए? शिक्षक, पाठ्यपुस्तक, छात्र, पाठ्य योजना। सभी लोग यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। प्रभावशाली शिक्षण का केंद्र जो है क्या होना चाहिए? इफेक्टिव टीचिंग का जो है केंद्र जो है क्या होना चाहिए? सभी लोग बताएं। सभी का आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा, छात्र। ठीक है, प्रभावशाली शिक्षण का जो केंद्र बिंदु होता है वो होता है आपका छात्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 8, एक शिक्षक को शिक्षण से पूर्व क्या करना चाहिए? जवाब दें। एक शिक्षक को शिक्षण से पूर्व क्या करना चाहिए, यानी टीचिंग से पहले जो है एक शिक्षक को क्या कार्य करना चाहिए? सभी का आंसर आना चाहिए। चलो भाई, आंसर देने का प्रयास करें। चलिए भाई, प्रयास करें। सबसे पहले दोस्तों उसे शिक्षण योजना तैयार करना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा। अधिगम की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, बताएं। चलिए, सभी लोग आंसर करें। अधिगम की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है, यानी लर्निंग की प्रक्रिया में जो है, सीखने की प्रक्रिया में जो है सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है? शिक्षक की डांट, छात्रों का डर, छात्रों की रुचि, समय, बताएं। सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें यहाँ पर। चलिए भाई, सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए भाई, चलिए भाई, प्रयास करें सब लोग आंसर देने के लिए। सभी का आंसर आना चाहिए भाई। चलिए, लाइक की संख्या भाई आप लोग बढ़ाते चलें, जो भी साथी जुड़े हुए हैं। चलिए, अधिगम की प्रक्रिया में जो है सबसे महत्वपूर्ण कारक जो होता है दोस्तों, छात्रों की रुचि। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथियों, जब छात्र जो है किसी विषय में रुचि लेते हैं तो वे सक्रिय रूप से सीखते हैं और उसे लंबे समय तक जो है याद रखते हैं। ठीक है, और इसे दोस्तों रुचि अधिगम की जो है कुंजी कहा गया है। ठीक है, यानी छात्रों की रुचि जो है इसे अधिगम की यानी सीखने की कुंजी कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखो। शिक्षक और छात्र के बीच संबंध कैसा होना चाहिए, बताओ। सब लोग आंसर करो। शिक्षक और छात्र के बीच संबंध कैसा होना चाहिए? सभी लोग आंसर करें। शासक और सेवक, औपचारिक, मित्रवत, अनुशासित। चलिए, आंसर देने का प्रयास करें। चलिए, आपका दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर सी पर जा रहे हैं। साथियों, मित्रवत संबंध से जो है छात्र स्वतंत्र रूप से सीख सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और नए विचार रख सकते हैं। इससे दोस्तों क्या होगा, शिक्षा का वातावरण सकारात्मक होता है। ठीक है, आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। शिक्षक और छात्र के बीच कैसा संबंध होना चाहिए? मित्रवत संबंध होना चाहिए। सवाल नंबर 11, जब कोई छात्र बार बार गलती करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, बताएं। आंसर देने का प्रयास करें। चलिए, जब कोई छात्र बार बार गलती करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? चलिए, प्रयास करें। उसे कक्षा से निकाल देना चाहिए, उसका मजाक उड़ाना चाहिए, धैर्यपूर्वक समझाना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए, बताएं भाई। चलिए, जब कोई छात्र बार बार गलती करता हो
तो शिक्षक को जो है क्या करना चाहिए? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, धैर्यपूर्वक जो है छात्र को समझाना चाहिए शिक्षक के द्वारा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों गलतियां जो होती हैं ये अधिगम का जो है एक हिस्सा है, ठीक है भाई, यानी लर्निंग प्रोसेस का जो है एक हिस्सा है क्या, गलतियां जो होती हैं। तो शिक्षक को दोस्तों धैर्यपूर्वक समझाना चाहिए छात्रों को। इससे दोस्तों क्या होता है, सुधारने में मदद मिलती है, यानी जो बच्चे हैं उनको आप सुधारने में, ऐसा तो नहीं है कि आप मार पीट कर उनको सुधार सकते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि दोस्तों अधिगम का जो है एक हिस्सा होता है गलतियां करना। यदि कोई स्टूडेंट गलती कर रहा है तो वो भी जो है एक लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा है, तो उसको जो है सुधारने में जो है मदद करनी चाहिए, उस छात्र को धैर्यपूर्वक समझाना चाहिए, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट। कौन सी शिक्षण विधि जो है छात्र केंद्रित होती है, बताएं? व्याख्यान विधि, प्रयोगात्मक विधि, अनुकरण विधि, पुनरावृत्ति विधि, बताएं। सभी का आंसर आना चाहिए। कौन सी शिक्षण विधि जो है छात्र केंद्रित होती है? चलिए आप कहोगे सर यहां पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रयोगात्मक विधि, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों प्रयोगात्मक विधि जो है इसमें छात्र स्वयं कोई भी कार्य करके सीखते हैं, ठीक है। और इससे दोस्तों क्या होता है, इससे उनकी भागीदारी बढ़ती है और वे विषय को गहराई से समझ सकते हैं, ठीक है। यानी जब कोई चीज़ प्रयोग करके आप खुद से सीखते हो तो ज़्यादा दिन तक यानी ज़्यादा समय तक कोई भी चीज़ आपके दिमाग में सेट रहती है, ठीक है। आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। सवाल नंबर अगला देखो, शिक्षण प्रक्रिया में जो है छात्रों की भागीदारी को बढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है, बताएं? ग्रुप डिस्कशन, व्याख्यान, चुपचाप पढ़ना, परीक्षा लेना, बताएं। शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों की भागीदारी को बढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है? चलिए आप कहोगे सर यहां पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रुप डिस्कशन। जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर गए हैं उनका आंसर यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है भाई। ग्रुप डिस्कशन से जो है छात्र जो है दोस्तों क्या होता है, विचार विमर्श करते हैं और अपने विचार जो है व्यक्त करते हैं और सहपाठियों से भी सीखते हैं, जिससे सक्रिय अधिगम होता है, ठीक है। आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट। यदि कोई छात्र कक्षा में असामान्य व्यवहार करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, बताएं? उसे अनदेखा करना चाहिए, कक्षा से निकाल देना चाहिए, उसकी मनोस्थिति को समझना चाहिए, शिकायत लिखना चाहिए, बताएं। सभी का आंसर आना चाहिए। पूरे धैर्य के साथ भैया आप लोग अंत तक बने रहिएगा। चलिए यदि कोई छात्र कक्षा में असामान्य व्यवहार करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, उसकी मनोस्थिति को, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उसकी मनोस्थिति को यानी उसकी मनोदशा को समझना चाहिए कि यानी उसके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं, उसको जो है समझने का प्रयास करना चाहिए, ना कि उसे अनदेखा करना चाहिए, कक्षा से निकालना चाहिए, ये तो गलत बात है। शिकायत भी नहीं लिखना चाहिए, उसे जो है समझना चाहिए, ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। कौन सा कारक जो है छात्र की सीखने की गति को प्रभावित करता है, बताएं? भोजन, खेल, प्रेरणा और मौसम। सभी लोग प्रयास करो आंसर देने के लिए। चलिए कौन सा कारक जो है छात्र की सीखने की गति को प्रभावित करता है? चलिए भाई प्रेरणा। जो भी साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी पर गए हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों प्रेरणा से जो है छात्र अंदर से सीखने के लिए उत्साहित रहते हैं और यह जो है आंतरिक ऊर्जा उन्हें अधिक प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट, शिक्षा का उद्देश्य जो है क्या होना चाहिए, बताओ? शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? अधिक अंक प्राप्त कराना, जीवन जीने की कला सिखाना, नौकरी दिलाना, प्रतियोगिता में सफलता, बताएं। चलिए आंसर करें। चलिए भाई सभी का आंसर आना चाहिए सवाल के लिए। जो भी साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी पर जा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट है। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? जीवन जीने की कला सिखाना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है भाई। शिक्षा का दोस्तों मूल उद्देश्य है
व्यक्ति को समाज में अच्छे ढंग से जीने योग्य बनाना केवल अंक या नौकरी नहीं है। ठीक है भाई, तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर नेक्स्ट, मूल्यांकन का भाई यहाँ पर बताइएगा मुख्य उद्देश्य क्या होता है, आंसर करो। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को डांटना, उनकी कमजोरियां निकालना, उनकी प्रगति जानना, उन्हें शर्मिंदा करना। प्रयास करें आंसर देने के लिए। चलिए आंसर करें भाई सभी लोग। यहाँ पर देखिएगा, अगर बात करें यहाँ पर जो है मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्रों को डांटना, ये तो भाई बिल्कुल गलत है आपका। उनकी कमजोरियां निकालना, ये भी गलत है। उनकी प्रगति जानना, ये आपका दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन चला जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, उन्हें शर्मिंदा करना, ये भी आपका गलत है। अगला सवाल देखो, कक्षा प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, बताएं। कक्षा प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? समय का प्रबंधन, शिक्षक की वाणी, पाठ्यक्रम, परीक्षा परिणाम। आंसर दें सभी लोग। चलिएगा, कक्षा प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? चलिए भाई, साथियों याद रखिएगा, समय प्रबंधन ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर ए पर गए हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों, कक्षा प्रबंधन में जो है समय का प्रभावी उपयोग सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिससे अनुशासन और पढ़ाई दोनों बेहतर रहती है। ठीक है भाई, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखो, यदि कोई छात्र जो है लगातार कक्षा में गड़बड़ी करता है तो शिक्षक को चाहिए उसे मारना, उसे कक्षा से निकाल देना, उससे व्यक्तिगत रूप से बात करना, प्रधानाचार्य से शिकायत करना। आंसर दे सभी लोग। चलिए, सभी का आंसर आना चाहिए। साथियों, जितनी भी क्लासेस टीचिंग एप्टीट्यूड की प्रोवाइड करी जा रही हैं, यदि आप लोग अच्छे से कवर कर लेते हैं आपको कोई समस्या नहीं होगी। यदि कोई छात्र लगातार कक्षा में गड़बड़ी करता है तो शिक्षक को जो है क्या करना चाहिए? उससे दोस्तों व्यक्तिगत रूप से बात करनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट, एक शिक्षक को अपने छात्रों के लिए क्या बनना चाहिए? आंसर करें सभी लोग, आंसर दें। अनुशासनकर्ता, नेता, मार्गदर्शक और प्रेरक, आलोचक। बताएं, एक शिक्षक को अपने छात्रों के लिए क्या बनना चाहिए? अनुशासनकर्ता, ये भाई गलत है। नेता बनेंगे? बिल्कुल नहीं। मार्गदर्शक और प्रेरक, ये आपका दोस्तों बिल्कुल सटीक आंसर चला जाएगा। जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर सी पर जा रहे हैं उनका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखो, शिक्षा किस प्रकार की प्रक्रिया है? बताएं, रटने की, एक तरफा, द्विपक्षीय संवाद की, जबरदस्ती की। बताएं, शिक्षा जो है किस प्रकार की प्रक्रिया है? आंसर दे सब लोग। चलिए भाई, सभी का आंसर आना चाहिए। शिक्षा किस प्रकार की प्रक्रिया है? जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर यहां पर सी पर गए हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट है, द्विपक्षीय संवाद की। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा दोस्तों एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और छात्र जो है दोनों का सक्रिय सहभाग होता है। ठीक है, यानी दोनों की सहभागिता होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर चला जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल देखो, सकारात्मक अभिप्रेरणा का अर्थ क्या है? बताएं। चलिए, ये टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास आपको कैसी लगती है अपना रिव्यू जरूर लास्ट में बताइएगा, तभी आपको नेक्स्ट क्लास प्रोवाइड करी जाएगी। चलिए, सकारात्मकता यहां पर बताइएगा, अभिप्रेरणा का अर्थ क्या है? सभी का आंसर आना चाहिए। चलो भाई, डर पैदा करना, उत्साह बढ़ाना, उपेक्षा करना, दबाव डालना। चलिएगा, सकारात्मक अभिप्रेरणा का अर्थ क्या है? उत्साह बढ़ाना। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहां पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, सवाल नंबर 23। चलिए, आकलन और मूल्यांकन में अंतर क्या होता है? बताएं। चलिए आंसर करें। चलिए भाई, आकलन यानी असेसमेंट और मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन में अंतर क्या होता है? बताओ, सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए चलिए भाई, साथियों यहां पर देखेंगे मूल्यांकन संपूर्ण प्रक्रिया होती है लेकिन आकलन जो है एक भाग होता है। आप यहां पर जो है आपका विकल्प बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट, शिक्षण के दौरान दृश्य, श्रव्य
ऑडियो विजुअल सामग्री का प्रयोग क्यों किया जाता है, बताएं। ऑडियो विजुअल सामग्री का प्रयोग जो है शिक्षण के दौरान क्यों किया जाता है? समय बचाने के लिए, कक्षा सजाने के लिए, सीखने को प्रभावी बनाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए, बताएं। चलिए, आंसर देने का सभी लोग प्रयास कर सकते हो। सीखने को जो है दोस्तों आप कह सकते हो सीखने को और प्रभावी बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑडियो विजुअल सामग्री जो है प्रयोग क्यों किया जाता है इसका? सीखने को प्रभावी बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखो, निम्न में से कौन सा जो है शिक्षण विधि का उदाहरण नहीं है, बताएं। चर्चा विधि, प्रयोगात्मक विधि, परियोजना विधि, रटना विधि, बताएं। निम्न में से कौन सा शिक्षण विधि का उदाहरण नहीं है? चलिए, चलिए भाई, आप कहोगे दोस्त यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट है। रटना विधि जो है ये आपका शिक्षण विधि के अंतर्गत नहीं आती है, क्योंकि दोस्तों रटना विधि जो है आप कह सकते हो रटना विधि को शिक्षण विधि नहीं माना जाता है, क्योंकि यह जो है समझ की बजाय याद करने पर जोर देती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखो, ज्ञान का निर्माण स्वयं बालक करता है, यह किसका सिद्धांत है, बताएं। चलिए, ज्ञान का निर्माण स्वयं बालक करता है, यह किस सिद्धांत से संबंधित है? व्यवहारवाद, रचनावाद, समाजवाद, आदर्शवाद, सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए, चलिए भाई, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहां पर बी करेक्ट हो जाएगा। साथियों, रचनावाद के अनुसार जो है ज्ञान का निर्माण बालक स्वयं अपने अनुभवों और समझ से करता है। आपका बी ऑप्शन चला जाएगा राइट। अगला सवाल, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण पद्धति में क्या होता है, बताएं। चलिए, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण पद्धति में क्या होता है? शिक्षक केंद्र में होता है, विद्यार्थी निष्क्रिय होता है, विद्यार्थी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, केवल रटाया जाता है, बताएं। चलिए, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण पद्धति में क्या होता है? विद्यार्थी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर सी पर गए हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, शिक्षक का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, बताएं। एक टीचर का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए? कठोर, प्रेरणादायक, उबाऊ, डरावना, बताएं। सभी लोग आंसर करें भाई इस सवाल का। चलिए, यहां पर दोस्तों आप देखोगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर बी पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है। ठीक है साथियों, शिक्षक का व्यक्तित्व जो है ऐसा होना चाहिए जिससे विद्यार्थी प्रेरित होकर शिक्षा प्राप्त करे। आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखो, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? गृह कार्य, प्रारंभिक मूल्यांकन, मौखिक प्रश्न, लंबी परीक्षा, बताएं। चलिए, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? चलिए भाई, प्रारंभिक मूल्यांकन। आप कहोगे सर यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों, इससे जो है आप कहोगे इससे यह पता चलता है कि छात्र पहले से विषय के बारे में क्या जानते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है प्रारंभिक मूल्यांकन आवश्यक होता है। ठीक है, ज्ञान का पता लगाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखते हैं भाई, सवाल नंबर 30। यदि विद्यार्थी किसी विषय में रुचि नहीं दिखाते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उन्हें डांटना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए विषय बदल देना चाहिए, उसे रोचक और जीवन से जोड़ना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए, बताएं। यानी यदि विद्यार्थी किसी विषय में रुचि नहीं दिखाते हैं, यदि कोई विद्यार्थी रुचि नहीं ले रहा भाई, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? चलो भाई, सभी लोग आंसर करो। चलिए साथियों, अगर विद्यार्थी जो है किसी विषय में रुचि नहीं ले रहा है तो शिक्षक के द्वारा जो है उसे रोचक और जीवन से जोड़ देना चाहिए, तब चीज़ों को और बेहतर तरीके से स्टूडेंट यानी छात्र जो है समझ सकते हैं। ठीक है, आपका सी ऑप्शन चला जाएगा बिल्कुल करेक्ट। अगला सवाल, टीम वर्क की भावना किस विधि से विकसित होती है, बताएं। लेक्चर विधि, परियोजना विधि, डिक्टेशन विधि, स्मरण विधि, सभी लोग आंसर करें। टीम वर्क की भावना किस विधि से विकसित होती है?
चलिए भाई, यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा परियोजना विधि। ठीक है, परियोजना विधि दोस्तों यह एक ऐसी विधि है जो टीम में काम करना सिखाती है, जिससे सहयोग की भावना विकसित होती है। ठीक है, तो आपका यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल, शिक्षण की प्रक्रिया में फीडबैक का क्या महत्व है, बताएं। चलिए, शिक्षण की प्रक्रिया में फीडबैक का क्या महत्व होता है। चलिए, चलिए भाई सभी लोग आंसर करें। यहां पर दोस्तों आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विद्यार्थियों को सुधार का अवसर मिलता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला सवाल, विद्यार्थी के अधिगम में सबसे ज्यादा भूमिका किसकी होती है, बताओ। चलो भाई सभी लोग आंसर करो। विद्यार्थी के अधिगम में सबसे ज्यादा भूमिका जो है किसकी होती है। चलिए, यहां पर दोस्तों आप देखोगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, स्वयं विद्यार्थी की। ठीक है, स्वयं विद्यार्थी का प्रयास और सक्रियता ही उसके अधिगम में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अधिगम का मतलब दोस्तों आप समझ ही रहे हो, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, लर्निंग या सीखना। ठीक है, अगला सवाल देखो, जिज्ञासा किसके अधिगम को प्रेरित करती है। भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलें। जो भी साथी चैनल पर नए हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी स्टेट से जरूर जुड़ें, निश्चित रूप से यहां से आपको हेल्प मिलेगी। जिज्ञासा किसके अधिगम को प्रेरित करती है, दबाव, डर, आंतरिक प्रेरणा, दंड, बताएं। चलिए, चलिए भाई सभी लोग आंसर करो। साथियों, जिज्ञासा जो है ये आप कह सकते हो, जिज्ञासा किसके अधिगम को प्रेरित करती है, आंतरिक प्रेरणा। ऑप्शन नंबर यहां पर दोस्तों आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, जिज्ञासा व्यक्ति को जो है अंदर से प्रेरित करती है कुछ नया जानने के लिए। आपका यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखो, सफल शिक्षण की पहचान क्या है, बताएं। शिक्षक की बातों को याद रखना, रट लेना, व्यवहार में बदलाव, प्रश्न पत्र में अच्छे अंक, बताएं। चलिए, सफल शिक्षण की पहचान क्या है। चलो भाई, यहां पर जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर सी पर गए हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, व्यवहार में बदलाव। शिक्षा का प्रभाव तब दिखता है जब जो है व्यक्ति के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहां पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नहीं तो दोस्तों कोई मतलब नहीं, आप खूब ढेर सारी पढ़ाई कर लें, मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ लें, और अगर आपके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आपका यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखो, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कितने घटकों से मिलकर बनी होती है, बताएं। चलिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कितने घटकों से मिलकर बनी होती है, सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए, आप कहोगे सर तीन, कौन कौन सी, शिक्षक, छात्र और विषय वस्तु। ऑप्शन नंबर यहां पर सी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखो, यदि छात्र शिक्षक से डरते हैं तो सीखना बेहतर होता है, अनुशासन बनता है, संवाद रुक जाता है, परिणाम अच्छे आते हैं, बताएं। चलिए, यदि छात्र शिक्षक से डरते हैं तो क्या होता है, बताइए। चलिए, संवाद रुक जाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहां पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। डर से छात्र खुलकर प्रश्न नहीं पूछते और अधिगम बाधित होता है। ठीक है, आप कहोगे सर संवाद रुक जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट, सह अध्ययन गतिविधियों से क्या लाभ होता है, बताएं। सह अध्ययन गतिविधियों से क्या लाभ होता है। चलिए, आंसर करें सभी लोग। चलिए, आंसर देने का प्रयास करें। सामाजिक कौशल बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। सह अध्ययन गतिविधियों से जो है क्या लाभ होता है, आप कहोगे सर सामाजिक कौशल बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, सी ऑप्शन वाले दोस्त बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सह अध्ययन से दोस्तों बच्चे एक दूसरे से संवाद करना, सहयोग करना सीखते हैं। अगला सवाल देखो, सृजनात्मकता का संबंध किससे है, बताएं। नकल से, रटने से, नए विचारों और समाधान से, किताबों से, बताएं। सभी का आंसर आना चाहिए।
सृजनात्मकता का संबंध जो है किससे है? चलो भाई आंसर करें। नए विचारों और समाधान से। आप कहोगे सर यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखो, और ये लास्ट क्वेश्चन आया इस सेशन का, जो है लास्ट सवाल है, विद्यार्थियों के आत्मविश्वास को बढ़ाने का तरीका क्या है, बताएं। चलिए आंसर देने का प्रयास करें। चलिए भाई, सफलता की प्रशंसा करना, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों, जब बच्चों की प्रशंसा होती है तो उनका जो है आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, सफलता की प्रशंसा करना। यानी कोई यदि विद्यार्थी अच्छा अंक ला रहा है, उसकी जब आप प्रशंसा करते हो तो उसके अंदर जो है एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, एक आत्मविश्वास जगता है। ठीक है, आपका यहाँ पर बी बिल्कुल ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये क्लास आपको कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक की संख्या बढ़ाते चलो, तभी आपको नेक्स्ट क्लास प्रोवाइड करी जाएगी। इससे दोस्तों हमें भी पता चलता है कि हाँ कितने स्टूडेंट जो है इस क्लास को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तभी जो है आपको नेक्स्ट क्लास प्रोवाइड करी जाएगी। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में दोपहर को 3 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास में जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग मेहनत के साथ तैयारी में लगे रहें, इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।